टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज ललितपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को प्रयागराज में किया गया गिरफ्तार। एडीजी जोन के अनुसार कानपुर व बरेली के पुलिस के इनपुट पर लगातार प्रयागराज पुलिस की सर्विलांस टीम इंस्पेक्टर को तलाश रही थी। पहले इनके साथी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इंस्पेक्टर भी कोर्ट के पास से पुलिस के हत्थे चढ़ा। साथ ही मीडिया के पास जाते हुए इंस्पेक्टर ने खुद को बेगुनाह बताया। कहा, अगर सही से जांच होगी तो वो निर्दोष पाए जाएंगे। बता दें, तिलकधारी सरोज इंस्पेक्टर पर लगे गंभीर आरोप है रेप के, जिसके बाद पुलिस इनको तलाश कर रही थी। प्रयागराज में इनकी लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। कोर्ट के पास से तिलकधारी को किया गया गिरफ्तार। एडीजी जोन के सामने किया पेश, हो रही पूछताछ। ईमानदार एजेंसी से जांच करा लें और एकदम सही जांच कराएं बाईमानदारी। ये फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो जेल भेज देते हैं। जांच कर लें और जांच में यदि मैं दोषी हूँ तो फिर तो क्या कहना है कि आप मतलब आज प्रयागराज में हमने इनके लिए टीम लगाई हुई थी। मॉर्निंग में जो सूचना मिली थी एडीजी जोन कानपुर द्वारा और डीआईजी रेंज झांसी के द्वारा सूचना दी गई थी। इस पर हमने अपनी टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया था। कई जगह इनको तलाशा गया जहाँ जहाँ इनके मोबाइल के लोकेशंस मिल रहे थे और ये बार बार मोबाइल चेंज कर रहे थे। पहले बांदा में तलाशी की गई, फिर उसके बाद में चित्रकूट में देखा गया, लेकिन ये प्रयागराज में इनका पहले से एक साथी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई क्योंकि निरंतर उनके संपर्क में थे। तब ये कोर्ट के पास से इनकी गिरफ्तारी कर दी गई। यहाँ संभव से कोई लीगल एडवाइस के लिए बताया उन्होंने, लेकिन अभी पूरी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। जो ललितपुर की टीम है गस्टेड ऑफिसर के नेतृत्व में आई थी, उनके सौंप दिया गया है। उसके बाद वो लेकर वहाँ जाएंगे और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज प्रयागराज में गिरफ्तार हुए हैं, जिसके बाद तिलकधारी की पत्नी ने पति को निर्दोष बताया है और तिलकधारी ने भी अपने बचाव में खुद को निर्दोष बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। सही ईमानदार एजेंसी से जांच करा लें और एकदम सही जांच कराएं बाईमानदारी। ये फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो जेल भेज देते हैं। जांच कर लें और जांच में यदि मैं दोषी हूँ फैमिली को सर वो भागे नहीं थे, खाली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और उनका भागने का कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि वो भी इतने सालों से केस करते आ रहे हैं, इतने सालों से माइकने में, तो वो जानते हैं कि अधिकारियों से भाग नहीं सकते या अपने विभाग से भाग नहीं सकते हैं। यहाँ पर क्या आए थे? कोर्ट में लीगल एड लेने की? सर हम भाई अपने बचाव के लिए तो सर हमेशा ही हम दूसरा ऑप्शन तो ढूंढेंगे ही ना सर। क्या चाहते हैं सर? यही है, चाहते हैं कि बस निष्पक्ष जांच हो और मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं और उनकी पूरी तरह से जांच हो और जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं उनको पूरी तरह से नजरअंदाज ना करके उनको गहनता से चेक किया जाए। सर वो तो पॉलिटिक्स तो पूरी तरह से हो रही है। हाँ, इस चीज को जरा सी चीज को मीडिया में एकदम से पॉलिटिक्स व्यू बना दिया गया है, ऑपोजिशन हुआ और उसके बाद कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो महिलाएं हैं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं की सुनी जा रही है। क्या मैं महिला नहीं हूँ? क्या मेरा परिवार नहीं है? क्या मेरी छोटी बच्ची नहीं है? सर मैं इस समय प्रेगनेंसी टाइम पे गुजर रही हूँ और समझ लीजिए इस समय मेरी सिचुएशन क्या होगी। हाँ, तो सर इस समय ये भी चीज तो देखनी चाहिए। अधिकारियों से सिर्फ मेरा इतना ही निवेदन है कि पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं औरतों की सुनी जाए। नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है। अधिवक्ता आरिफ इकबाल ने एमआईएम छोड़ने के पीछे की वजह बताई है और साथ ही उन्होंने पैसे को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा बनाने के पीछे की वजह बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूं और लोगों ने उम्मीद है कि बड़े हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया होगा और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए।
पैसे की वसूली लगातार 9 साल से 15 साल 2037 तक उत्तर प्रदेश में उम्मीद नहीं कि MIM का खाता खुलेगा। और हम लोगों ने राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा इसलिए बनाया है कि समाज के हर तबके की लड़ाई लड़ने के लिए आपका कुछ दिनों में हम अपना डाटा आपके सामने पेश करेंगे कि हम लोगों ने जो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा बनाया उसमें कितने लोगों को हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और ज़मीन पे काम करता हुआ आपको दिखेगा राष्ट्रीय सामाजिक न्याय। और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की लोकसभा विधानसभा में आपको एक मजबूत ताकत बन के उभर कर दिखाएंगे। MIM छोड़ने का एक रीज़न यह था कि जो नेशनल चैनल पे पार्टी के एक प्रवक्ता का स्टिंग ऑपरेशन पैसे के लेन देन को लेकर और सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो वायरल हुआ था, और प्रदेश अध्यक्ष के आवास पे पैसे को लेकर नारेबाजी पूरे प्रदेश में इस तरह से कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होने की वजह से। और आप देखे होंगे कि जब चुनाव का रिजल्ट आया तो सभी प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया, नैतिक जिम्मेदारी। इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष लगातार 9 साल से फेलियर हो गए हैं, आज तक कोई उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं खड़ा कर पाए। हम लोगों ने संगठन में रहते हुए कई बार इस चीज़ को सवाल किया कि नाकाबिल लोगों को, चाटुकार लोगों को पद दिया गया है, जो मेहनती और वाकई में डिज़र्व करते हो उनको कोई प्रमोशन, कोई उनको बैकिंग कुछ नहीं किया गया। हमने अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कही, लेकिन कोई एक्शन ना लेने की वजह से और तमाम तरह के जो इनके ऊपर अब चुनाव के बाद जो तमाम एलिगेशन लग रहे हैं, जो एविडेंस के साथ आप अभी तक हम लोगों ने इसी से मन बड़ा दुखी हुआ। 12 उप निरीक्षकों पर गिरी SSP प्रयागराज की गाज, जहां उप निरीक्षक राजेश पाठक को थाना हंडिया पुलिस लाइन किया गया हाजिर। उप निरीक्षक मोहम्मद समीम खान को थाना हंडिया से पुलिस लाइन किया हाजिर। उप निरीक्षक सुशील कुमार यादव को थाना हंडिया से पुलिस लाइन। उप निरीक्षक यश करण यादव को प्रभारी चौकी कस्बा नैनी से पुलिस लाइन। उप निरीक्षक कलीमुल्ला को थाना कर्नलगंज से पुलिस लाइन। उप निरीक्षक नौशाद अहमद जलाली को थाना झूसी से पुलिस लाइन। महिला उप निरीक्षक अनीस फातिमा को थाना झूसी से पुलिस लाइन। उप निरीक्षक शमशाद हुसैन खां को थाना झूसी से पुलिस लाइन। उप निरीक्षक परलोक चौधरी को प्रभारी चौकी सड़वा औद्योगिक क्षेत्र से पुलिस लाइन। उप निरीक्षक राम भवन वर्मा को थाना मोहम्मा से पुलिस लाइन। उप निरीक्षक रंजीत सिंह को थाना मोहम्मा से पुलिस लाइन। उप निरीक्षक किरत कुमार को थाना खीरी से पुलिस लाइन किया हाजिर। बता दें, आम जनमानस द्वारा प्राप्त विभिन्न शिकायतों के मद्देनज़र SSP प्रयागराज द्वारा लिया गया कड़ा निर्णय। 12 दरोगाओं की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रारंभिक जांच की फाइलें भी खोली गई हैं। साथ ही SSP प्रयागराज ने अवगत कराया कि सरकारी कार्यों में जानबूझकर लापरवाही करने वाले, जनता से खराब व्यवहार करने वाले, भ्रष्टाचारी, कदाचारी तथा अपराधियों, दबंगों, दलालों, साठगांठ रखने वाले पुलिसकर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था के लिए चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। यहाँ एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारे हैं और फिर से तेज़ी से महानगरों के साथ साथ प्रयागराज में भी कोरोना बढ़ रहा है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ये वेव ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे में जब डॉक्टर से बात की गई कि बच्चों के लिए कितना कोरोना खतरनाक है इस बार और क्या इसके लक्षण हैं और किस तरह से बच्चों का बचाव करना चाहिए, तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर संजीव यादव का, किस तरह से बच्चों का रखे ख्याल, क्या है इसके लक्षण, क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं कोरोना से बचाव के उपाय। लेकिन चूँकि वर्ल्ड में फिर से जिसकी कि हम 4th वेव की बात कर रहे हैं, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है 4th वेव, और केसेस जो है महानगरों में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इलाहाबाद में भी केसेस बढ़ रहे हैं। सिम्टम्स जो कॉमन कोल्ड के होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस फूलना। अगर सांस फूल रही है और मरीज़ का ऑक्सीजन लेवल PO2 कम हो रहा है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर वो सर्दी जुकाम बुखार भी है तो भी कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत है, जिससे कि वो घर में अपने बड़े बुज़ुर्गों को इन्फेक्ट ना करें और उनको आइसोलेट किया सके, अलग थलग किया सके, जिससे कि एक साथ बहुत सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन ना हो और वो कंट्रोलेबल रहे और उनका सभी का इलाज संभव हो सके। तो क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक से कई लोगों में फैलता है, इसलिए किसी को भी अगर सर्दी जुकाम बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़ हो तो वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अगर जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगा के जाएं।
प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां प्रयागराज पुलिस ने खेमराजपुर व गौरी हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस और एसओजी की टीम ने करीब 7 लोग को किया गिरफ्तार। बता दें, इनका काम था रेकी करके घटना को अंजाम देना, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और साथ ही पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत भी किया गया है। डीजीपी व एसीएम होम के द्वारा भी इन टीमों को पुरस्कृत किया गया है। बता दें, इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इनका काम था सन्नाटे घर को देखकर हमेशा रेकी कर घटना को अंजाम देना। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है एडीजी जोन प्रयागराज का। प्रयागराज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक गैंग गंगापार क्षेत्र में देखा गया है जो चोरी, हत्या, लूट आदि की घटनाएं करता था। इस गैंग की घेराबंदी की गई, जिसमें 7 टीमों को लगाया गया। एसएसपी प्रयागराज, एसपी गंगापार और एसओजी की टीमों ने इसमें जो अभी तक काम कर रहे थे वो सभी इस टीम में शामिल रहे और उन्होंने जब बदमाशों को ललकारा तो उसमें से 2 बदमाश वहाँ मौके पर पकड़ लिए। 3 बदमाश फायरिंग करते हुए पुलिस के ऊपर भाग रहे थे, जिनको पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा और उसमें आत्मरक्षा फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी, जिन्हें अभी अस्पताल एसआरएन में पहुंचाया गया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी वहाँ से मौके से की गई थी। उसके बाद इनसे जो पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 घटनाओं का खुलासा किया, जिसमें खेवराजपुर में अभी थाना थरवई क्षेत्र में घटना हुई थी और इससे पहले गौरी में जो घटना हुई थी उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये इन्होंने लूट करने के उद्देश्य से वहाँ की थी और साथ ही वहाँ महिलाओं के साथ दुराचार भी किया था। इनसे जो असलाह बरामद हुआ है उसमें 315 बोर के तमंचे हैं और इसमें पेचकस, साथ ही बांका और भी जो औजार ये इस्तेमाल करते थे उनकी बरामदगी की गई है। इनसे पूछताछ के आधार पर ये अन्य घटनाओं से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। जितनी भी घटनाएं गंगापार क्षेत्र में हो रही। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी व सांसद संजय सिंह के द्वारा ऐलान किया गया है कि प्रयागराज में तिरंगा शाखा खोली जाएगी। ऐसे में अब किस तरह से प्रयागराज में कार्य होगा और किस तरह से तिरंगा शाखा काम करेगी और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का तिरंगा शाखा को लेकर। वहीं आम आदमी पार्टी प्रयागराज में तेजी से पार्टी को मजबूत करने में अब फिर से जुट गई है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी ने ऐलान किया है कि अब आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तिरंगा शाखा खोलने जा रही है, जहां पर हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को लोगों को बताएंगे, जहां पर हम लोगों को भाईचारा सिखाएंगे, जहां पर हम लोगों को बताएंगे कि कैसे एक दूसरे की समस्याओं के लिए आप लोग काम आइए। तो ये सारी चीज़ों को, कंसेप्ट को देखते हुए और संगठन को बनाने के लिहाज से हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है, आम आदमी पार्टी ने ये फ़ैसला लिया है कि अब हम लोग हर गांव में शाखा खोलेंगे, हर मोहल्ले में खोलेंगे और हमारी जो शाखा होगी वहाँ पर तिरंगा लहराएगा। हमारे तिरंगे की आन बान शान वहाँ उस शाखा से पता चलेगी और हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी शाखाओं की घोषणा करना शुरू करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन इंद्रधनुष के तहत आज प्रयागराज सीएससी में बच्चों को टीकाकरण का कार्यक्रम किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी प्रयागराज संजय खत्री ने अपने हाथों से किया। इस अवसर पर उन्होंने ऑपरेशन इंद्रधनुष के लिए बनाए गए विशेष वार्डों का रिबन काट कर उद्घाटन किया और छोटे बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाकर शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन इंद्रधनुष के तहत नए वार्ड का उद्घाटन करते हुए छोटे बड़े सभी बच्चों के ऑपरेशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, आज हम लोग अर्बन पीएचसी हमारी दारागंज है, यहाँ पर है। आज यहाँ पर हम लोग ने मिशन इंद्रधनुष 3 की शुरुआत की है। यहाँ पर 2 डॉक्टर्स हैं और आज हमने बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं जिनको जो भी उनको वैक्सीन देना होता है उनको शुरुआत की है, जैसे पेंटावेलेंट है, पोलियो वैक्सीन है, डीपीटी की वैक्सीन, ये सारी आज हम लोगों ने बच्चों को पिलाई है। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोविड का वैक्सीनेशन भी हो रहा है और उसकी भी काफ़ी अच्छी संख्या 12 से 14 वर्ष के बच्चे हों या 15 से 18 वर्ष के बच्चे हों। और इसके अलावा जो बूस्टर डोज है 60+ ईयर्स एज वालों को, वो भी यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में दी गई है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर विजिट में ये भी देखा कि मेडिसिन किस तरीके से पेशेंट्स को दी जा रही है, अच्छे से स्टॉक मेंटेन कर रखा है। 2 या 3 मेडिसिन से जो उपलब्ध नहीं है तो मैंने सीएम साहब को बता दिया है कि वो तत्काल से उनको अरेंज कराएं
और अच्छा OPD है यहाँ पे, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो मैंने पाया कि यहाँ सारी मौजूद है। मैंने यहाँ ये भी देखा कि हमारा जो शीत भंडार है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इनका ILR तैयार है, और इसके अलावा इसको एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर वो है डिलीवरी को भी शुरू करेंगे। तो एक नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, इस पर शीघ्र ही ये महिलाओं की डिलीवरी को भी शुरुआत करेंगे। सर, स्वास्थ्य केंद्र संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है मीरापुर की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी है और भीषण गर्मी में आवारा जानवर नालियों में आराम फरमाते दिखाई दिए और सड़क पर निकलकर गंदगी फैलाते दिखाई दिए। ये है स्मार्ट सिटी का नज़ारा, जहां सड़कों पर आवारा जानवर खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं और नगर निगम की लापरवाही सामने आई है और अक्सर इनसे टकरा कर लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। मगर सड़क पर घूमते आवारा जानवरों के कारण अक्सर लोग परेशान होते दिखाई देते हैं, मगर नगर निगम बना अनजान। नगरी प्रयागराज, जहां सपा महानगर अध्यक्ष बेटे की चाइनीज़ मंजे से कटी गर्दन, बता दें सैयद इफ्तिखार हुसैन के बेटे मोहम्मद अब्बास हुसैन की गर्दन उस समय कट गई जब वो नमाज पढ़कर नूरुल्लाह रोड से गुजर रहे थे। नूरुल्लाह रोड मोड़ के पास चाइनीज़ मंजे से उनकी गर्दन कट गई, जिससे रक्त रिसाव होने के बाद उनके दोस्तों द्वारा हॉस्पिटल ले गया गया, जहां उन्हें एसआरएन रेफ़र किया गया। एसआरएन में उनके अनुसार करीब 45 टाँके उनको लगे हैं। उस पर क्या कुछ कहा है अब उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। से वापस आ रहा था नमाज पढ़ के नूरुल्लाह रोड पे अचानक से चाइना मंजा मेरे गले पे लगा और मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक गला कट गया और एक नस पे एकदम डीप मेरा वो कटा है। लगभग 45 टाँके मेरे गले में लगे हैं। सड़कों पे 1 बजे धूप में चाइना मंजे से पतंग उड़ाई जा रही थी और उसी चीज से मेरा गला कटा है। मैं पहुंचा आलम हॉस्पिटल, उन्होंने फर्स्ट एड किया, फिर उसके बाद एसआरएन हॉस्पिटल में वहाँ टाँका लगा, सारी चीज हुई। मैं कहना चाहता हूँ कि ये चाइना मंजा का बैंड है तो कहाँ बैंड है? सड़कों पे उड़ रहा है, लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। वहाँ हॉस्पिटल में मुझे कितने लोगों ने बताया कि ये हर हफ्ते एक न एक आता है और नूरुल्लाह रोड से लेकर पूरे करेली में सैकड़ों लड़के, सैकड़ों बच्चे लगातार ऐसे ही मंजों से उड़ा रहे हैं और कितनों का ऐसे कटा जा रहा है। मेरे इसमें कम से कम 45 टाँके लगे। अल्लाह के शुक्र से मैं कोई तरह से इस टाइम ठीक फील कर रहा हूँ। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कौन है, कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है और कौन उड़ा रहे हैं, ये जिला प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ ये सड़कों पे मंझे से लोगों की गर्दन कटती जाएगी और प्रशासन सिर्फ देखता जाएगा? कहना चाहूँगा प्रशासन की ये बहुत बड़ी नाकामी है। जहाँ हर चीज पे बैन लगता है वहाँ इस मंझे पे भी बैन लगाना चाहिए, जो जान से सरेआम खेल रहा है लोगों की। मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय कॉलवेन में टीबी रोगियों को टीबी उन्मूलन हेतु पीडीए द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि सचिव अजीत कुमार सिंह एवं अस्पताल एवं एसआई इंदु कनौजिया, डॉक्टर DN केसरवानी, चेस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर माया देवी एवं मनोज कुमार, वीरेंद्र कुमार, प्रवीण सिंह की उपस्थिति में मरीज का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार किट वितरण किया गया, जिनमें 96 मरीज को पौष्टिक आहार किट दिया गया। ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा और हर महीने टीबी मरीजों को 6 महीने तक इस तरह से किट वितरण विभिन्न विभागों द्वारा किया जाएगा। मेन उद्देश्य जो है, सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि जो भी टीबी का उन्मूलन के लिए 2024-25 तक टीबी उन्मूलन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मरीजों का खान पान और इम्यूनिटी को बढ़ाना, उसके उद्देश्य को देखते हुए इस तरह का कार्यक्रम हर विभाग को दिया गया है कि हर एक मरीज को गोद लेकर और हर एक विभाग के कर्मचारी गोद लेकर हर महीने उनको पौष्टिक आहार से संबंधित जितने भी खाद्यान्न चीज़ है वो उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनका एक इम्यूनिटी लेवल भी रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े, जिसकी वजह से टीबी जल्द से जल्द ठीक हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ 2024 तक जो है टीबी पूरी तरह से भारत से मुक्त करना है। इसी कार्यक्रम के तहत इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और बहुत ही सराहनीय पहल है ये, और हम सब लोग चाहेंगे कि इस माध्यम से जो है और लोग भी प्रेरित होकर इस कार्यक्रम को और तेज़ी से आगे बढ़ाएं, जिससे कि जो कुपोषण से शिकार लोग जो हैं उनका इम्यूनिटी बढ़े और टीबी उन्मूलन में सहायक हो। डॉक्टर DN केसरवानी, चेस्ट वितरण हो रहा है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो टीबी है, हालांकि पहले तो लाइलाज हुआ करती थी, लेकिन अब ये लाइलाज बीमारी नहीं है
अब इसका इलाज संभव है। बस कुछ प्रक्रिया, कुछ दवाओं को खाने से, कुछ पौष्टिक चीज़ों को मेंटेन रखने से इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अभी बीमारी का इलाज संभव है, बहुत आसानी से संभव है और जड़ से इसको ख़त्म किया जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है निरंजन के पास का, जहां आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी है और सड़कों पर अंधकार है। जहां पर दुकानें खुली हुई हैं, मगर जब तक दुकानें खुली होती तब तक यहाँ रोशनी होती, उसके बाद यहाँ अंधकार छाया होता है। रात के अंधेरे में आने जाने वाले लोग परेशान होते हैं। पुराने शहर का सबसे व्यस्त इलाका है जॉनसनगंज, जो पुराने शहर से पॉश इलाके सिविल लाइन को जोड़ता है और यहाँ से 24 घंटे लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में नगर निगम की लापरवाही आई सामने। संगम नगरी प्रयागराज के जीरो रोड का नज़ारा है, जहां सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। पुराने शहर चौक क्षेत्र जीरो रोड सबसे बड़ी मार्केट है पुराने शहर की, जहां कॉस्मेटिक की सबसे बड़ी मार्केट है। उसके बावजूद यहां पर सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिससे कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं, मगर नगर निगम और यातायात की लापरवाही के कारण यहां कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अक्सर सिविल लाइन्स क्षेत्र में पुलिस टोचन वैन से गाड़ियों को उठाती है, मगर पुराने शहर में इस पर कोई कार्रवाई नहीं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस पर, आइए सुनाते हैं आपको। वो जाम जिस तरह से लगता है, इसको तो पुलिस विभाग को और यातायात विभाग को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि एक तो वो बहुत व्यस्त रास्ता है और इतनी बड़ी बाज़ार होने के बाद कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और रास्ते में बेतरतीब गाड़ियां खड़ी रहती है, जो सुबह से शाम तक खड़ी रहती है, हटती भी नहीं है। कस्टमर की हो, कस्टमर आया लिया चला गया, वो भगवान जाने किसकी खड़ी होती है, सुबह से खड़ी हो जाती है, शाम तक खड़ी रह जाती है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है रामबाग की सड़कों का, जहां रामबाग चौराहे पर काफ़ी दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद है और चारों तरफ से लोग आते जाते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यातायात की विभाग की लापरवाही आई बड़ी सामने। बता दें, जहां रामबाग चौराहे पर काफ़ी दिनों से ट्रैफिक सिग्नल बंद है, जिससे अक्सर लोग चारों तरफ से आते जाते हैं और जाम की समस्या तो होती है, इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यातायात विभाग की लापरवाही के कारण हो सकती है बड़ी दुर्घटना। संगम नगरी प्रयागराज सरकार चाहे लाख दावे कर ले, मगर हकीकत सामने बयां होती है। ये नज़ारा है करेली के वार्ड नंबर 80 की सड़क का, जहां आप देख सकते हैं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और अक्सर यहां रात के अंधेरे में लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। जिम्मेदारों के कारण अब यहां की सड़कें नहीं हो पाई गड्ढा मुक्त और विकास सारे दावे कागज़ों में सीमित। आने जाने वाले लोग होते परेशान, जिम्मेदार बेखबर। बता दें, ये नज़ारा है वार्ड नंबर 80 की सड़क। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।